Hi there, this is Bakar Hassan and today we will discuss about the concepts of globalization, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। जी, आज के इस लेक्चर में इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में किस तरह से इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया ने अब आके डी ग्लोबलाइजेशन की बात करना शुरू की। लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन को लिंक किया गया कोविड के साथ कि कोविड आ गया है तो अब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ट्रेंड जाएगा। लेकिन हम इस बात पे रोशनी डालेंगे कि डी ग्लोबलाइजेशन जो सी है, कोविड से पहले भी ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ कम हो रही थी, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन जो सी है, दुनिया की इतने ज़्यादा आपस में लिंक्स और कनेक्टिविटी कैसे डेवलप हुई और क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी दुनिया को आपको एक ग्लोबल विलेज बनाने की। तो ग्लोबलाइजेशन में अगर हम चले जाएं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में, जब आपके कोई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, उस टाइम भी ट्रेडर जो से हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में ट्रेड के लिए जाया करते थे। चाइनीज़ की अगर आप हिस्ट्री देखें तो चाइनीज़ के जो मर्चेंट्स थे वो जाते थे, वो सब कॉन्टिनेंट में भी आते थे, बाकी दुनिया से भी कनेक्ट करते थे ट्रेड के लिए। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि अरब से आपके जो मर्चेंट्स आते थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड के लिए। और इससे भी अगर हम पीछे चले जाएं, सिविलाइजेशन की बात करें, तो आप ये देखोगे कि इंडस सिविलाइजेशन आपके इंडस के साथ साथ ग्रो की। अच्छा, नाइल की सिविलाइजेशन नाइल के साथ साथ ग्रो की। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये नहीं थी कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस है, इसकी वजह ये भी थी कि वो जो आपका रूट था दरिया का, वाटर बॉडी को वो यूज़ करते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, एक ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस को पूरा करने के लिए उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो दुनिया को अगर आप कनेक्टिविटीज़ की देखें, सिल्क रोड की हम बात करें, हमने अभी नाइल की बात की, इंडस की बात की, दुनिया बहुत पहले से कनेक्टेड रही है। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, ट्रेड होता था लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसकी वो पेस नहीं थी जो आजकल है। तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया ने मूव करना था। ज़ाहिरी बात है, दुनिया के जो ममालिक हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करके अपनी इकॉनमी को बूस्ट करते हैं। फिर दुनिया के ममालिक एक दूसरे के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा के अपनी इकॉनमी को बूस्ट करते हैं। तो कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमीज़ को बूस्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को फेवर किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें कि जो भी दुनिया की ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं आजकल, जो भी ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं, आप चाइना की बात करें, आप यूएसए की बात करें, आप अगर इनके ट्रेड को देखेंगे तो ये मैक्सिमम ट्रेड इनका दुनिया की कंट्री से होगा। जिस तरह चाइना की मिसाल लें तो चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेके चल रहा है। यूएस ने इसी तरह का प्लान माजी में अपनाया था, मार्शल प्लान, जिससे उसने कनेक्ट किया था बाकी दुनिया से अपने आप को, रशिया को आइसोलेट करने के लिए। तो ट्रेड और दूसरे मुल्कों से कनेक्ट होके वहाँ की मार्केट्स तक जाना, मार्केट्स तक एक्सेस हासिल करना, वहाँ से अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना, ये बड़ा पुराना सिस्टम चलता आया है, बड़ा जब से दुनिया बनी है तब से हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन इस कंटेक्स्ट में आप देखो कि ग्लोबलाइजेशन जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ग्लोब में डेवलप तो करना ही था। इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो डेवलप कंट्रीज़ के लिए ग्लोबलाइजेशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उन्होंने डेवलपिंग कंट्री से अपना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्लोबलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने डेवलप कंट्री से वो टेक्नोलॉजी और वो स्किल लेनी होती है और फंड्स लेने होते हैं ताकि वो अपनी इकॉनमी ग्रो कर सकें। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अमेरिका का अगर आप कंसिडर करें, वॉलमार्ट की मैं मिसाल देता हूँ। वॉलमार्ट उनका एक बहुत वहाँ के बहुत चेन है स्टोर्स की। उनका जो प्रोडक्शन होती है वो बांग्लादेश में होती है। अब बांग्लादेश में क्यों होती है? क्योंकि बांग्लादेश में आपको चीप लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, कंडीशन जो भी दे दें वहाँ पे लोग काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उनकी होती है बांग्लादेश में, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जाती हैं अमेरिका में शेल्फ्स पे और वहाँ पे सेल होती हैं। अब अमेरिका को क्या फ़ायदा है कि बांग्लादेश में उनकी प्रोडक्ट सस्ती, वॉलमार्ट की प्रोडक्ट सस्ती बन रही है, और बांग्लादेश को क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी कि वॉलमार्ट का स्टोर जो से हैं वो ऑपरेट
करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो से है उसको फ़ायदा होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जॉब्स मिलती हैं लोगों को, और वहाँ के वॉलमार्ट वालों को फ़ायदा होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी उस प्राइस पे होती है जहाँ से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री ने रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से, ह्यूमन रिसोर्स को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, बांग्लादेश ने वहाँ से टेक्नोलॉजी ले ली, वहाँ से स्किल सेट सीख लिया वॉलमार्ट के स्टोर पे अपने उनकी प्रोडक्शन यूनिट बनाने से। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह इवॉल्व होता गया, टेक्नोलॉजी आती है कि दुनिया के मुल्क कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर अलाइंसेस जो बने सेल्फ डिफेंस के लिए, जो पैक्ट्स होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, यूरोपीय यूनियन हो गया, आपके नेटो हो गया, ये भी ग्लोबलाइजेशन को तो फ़रोग देता है ना कि आपका ग्लोब एक सेफ्टी के लिए आपस में दुनिया कनेक्ट हुई, ये भी एक पर्पज़ था। अच्छा, फिर इसलिए भी दुनिया कनेक्ट होती है कि आपने हर किस्म की टेक्नोलॉजी सेल करनी होती है, आपने टेक्नोलॉजी बनाई, अब आप उसको सेल करोगे बाकी मुल्कों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो कनेक्शन तो बनने थे दुनिया के। तो ग्लोबलाइजेशन ने इवॉल्व होना था टाइम के साथ साथ, मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आप देखो आज फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये जितना बिज़नेस कर रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ना हो तो इनका बिज़नेस भी ना होता। इसी तरीके से दुनिया के जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आके काम ना करें तो उनके भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बन सकती। फिर एशिया में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेक्सटाइल की होगी, बाकी इंडस्ट्री उसकी ऑटोमोबाइल्स की होगी, वो एशिया में होती है, क्यों यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। तो ग्लोबलाइजेशन ने होना था। अब अगली बात आ गई, दूसरी बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन तब आई जब चाइना यूएस आपस में उनका ट्रेड का कंपटीशन बढ़ गया और यूएस ने कहा कि चाइना हमारे से ट्रेड बैलेंस नहीं कर रहा, इसलिए यूएसए ने चाइना के ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। चाइना ने रिस्पॉन्ड किया, उसने डबल टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में एक आप कह लें उसमें थोड़ा सा पॉज आना शुरू हुआ था कोरोना से पहले। यूएस चाइना की ट्रेड बार शुरू होगी क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ से कनेक्टेड हैं, यूएस चाइना, तो वो सारे कंट्रीज़ भी इफेक्ट होने थे। टैरिफ्स होते हैं कि आप किससे प्रोडक्ट्स लेते वक्त उस पर ड्यूटी लगा दें ताकि वो लोकली लोग लें ना उसके टैक्स की वजह से। तो यूएसए ने चाइना पे टैरिफ लगाने शुरू कर दी, चाइना ने यूएसए पे टैरिफ लगाना शुरू कर दी है, वो बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे। तो इससे जो दुनिया का ट्रेड था वो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ और इससे ग्लोबलाइजेशन को हम कह लें कि ग्लोबलाइजेशन से चेंज होकर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गए। एक इनकी कोल्ड वार चलना शुरू हो गई। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट अभी आना शुरू हुआ था, अभी ये काम इनका आपस में शुरू हुआ था, ट्रेड वार, और जाहिर बात है ट्रेड की वजह से फिर आपकी सारी इकॉनमीज इफेक्ट होती हैं और ग्लोबल आपके कनेक्शन भी इफेक्ट होते हैं। अब इसका इफेक्ट आना शुरू हुआ था तो क्या हुआ, कोरोना आ गया। अब कोरोना ने कैसे जो सा इफेक्ट किया, कोरोना ने एक तो आपकी कनेक्टिविटी रोक दी, ट्रैवलिंग की बात कर लें वो रोक गई। अच्छा, फिर कोरोना ने सप्लाई चेन इफेक्ट की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश के पास रॉ मटेरियल आता था चाइना से, बांग्लादेश की फिनिश प्रोडक्ट जाती थी यूएसए में। अच्छा, अब जब आपका कोरोना आया तो बांग्लादेश से प्रोडक्ट जाना बंद हुई यूएसए में, चाइना से रॉ मटेरियल आना बंद हुआ बांग्लादेश के पास, तो सारी सप्लाई चेन हो गई आपकी। ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट आ गया, इकॉनमीज़ पे इम्पैक्ट आ गया, फिर आपका ट्रैवल बैन लगा तो ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट आ गया, इकॉनमीज़ पे इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, फिर जो वैक्सीन की प्रोडक्शन थी उसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत हिट किया, क्यों, क्योंकि वो लोकलाइजेशन की तरफ चले गए। मैं आपको मिसाल देता हूँ यूरोपीय यूनियन की, आपका यूके यूरोपीय यूनियन का पार्ट था। अब ब्रेग्जिट के बाद देखते हैं क्या सूरत बनती है। यूरोपीय यूनियन ने एग्जिस्ट किया कि यूके क्यों वैक्सीन दे रहे हैं आप, यूके पे करके ले रहा था। ये इस हद तक फ्रिक्शन आई, यानी कि लोकलाइजेशन की तरफ हम गए। आप मुल्कों ने अपनी पॉपुलेशन को प्रेफर करना शुरू किया बजाय ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। आपके बहुत सारे मुल्क अब वैक्सीन को अपने लोगों को सिक्योर करने की तरफ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के या उन मुल्क को सपोर्ट करने के जिनके साथ वो ट्रेड करते थे। तो अब ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और हम मूव होना शुरू है लोकलाइजेशन की तरफ, कि अब हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ी है कि हम अपने लोगों को बचाएं, अपने लोगों को वैक्सीन दें, अपने लोगों की इकॉनमी को स्टेबल करें, अपने मुल्क को स्टेबल करें, अपने मुल्क को सिक्योर करें, बजाय इसके कि हम दूसरों से ट्रेड रिलेशन बना के दूसरों को वैक्सीन दें, दूसरों को फंड्स दें या दूसरों की इकॉनमी सिक्योर करें।
तो जब से कोविड आया तब से फिर अपनी पॉपुलेशन को सिक्योर करने के पीछे मुल्कों ने ग्लोबलाइजेशन को छोड़ के लोकलाइजेशन की तरफ ट्रेंड शुरू कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनी से ये देखा कि चूंकि अब सप्लाई चेन इफेक्ट होती हैं एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो अब उन्होंने फोकस किया लोकलाइज्ड अपनी सप्लाई चेन बनाने पे, कि हम अपनी सप्लाई चेन लोकल लेवल पे रखेंगे तो जो इफेक्ट नहीं होगी अगर कोई पेंडेमिक भी आ जाएगा। तो फिर ट्रेंड शिफ्ट होना शुरू हुआ अब लोकलाइजेशन पे। अब कंपनीज़ भी लोकलाइज प्रोडक्शन करके लोकलाइज्ड अपनी जो सेल करेंगी, क्योंकि कोई पेंडेमिक है तो उनकी सप्लाई चेन इफेक्ट ना हो। तो ये दुनिया का ट्रेंड बदलना शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन से अब आपका जो सा है लोकलाइजेशन। लेकिन एंड में आप कहेंगे क्या कि क्या ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। ग्लोबलाइजेशन ख़त्म नहीं होगी, टेक्नोलॉजी का आपका ट्रांसफ़र चलता रहेगा, डिफेंस पैक्ट चलते रहेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन चलती रहेगी, लेकिन अब लोकलाइजेशन के साथ उसके फीचर मिक्स हो जाएंगे। लोकलाइजेशन भी होगी, ग्लोबलाइजेशन भी होगी, और यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से ग्लोबलाइजेशन भी होगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगी, उसके कुछ ना कुछ फीचर्स वैसे ही रहेंगे। जिस तरह इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कह लें वो वैसे की वैसी रहेगी, टूरिज़म है वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप बाकी कंटेक्स्ट में बात करें तो आप प्रोडक्शन लोकल लेवल पे फोकस होगा, उसकी सेल लोकल लेवल पे फोकस होगा, ताकि इन केस कोई पेंडेमिक आती है, कोई वॉर होती है कोई, तो सप्लाई चेन इफेक्ट ना हो, उनकी इकॉनमीज हिट ना हो, कंपनीज़ को नुकसान ना पहुँचे, इकॉनमीज़ को नुकसान ना पहुँचे, लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तो ये कॉन्सेप्ट था ग्लोबलाइजेशन का, उससे ग्लोबलाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ। और एंड में हम देखेंगे कि इनका एक आप सिंथेसिस कर लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के भी फीचर्स होंगे और आपके लोकलाइजेशन के भी फीचर्स होंगे। अब दुनिया इस तरह से बदलेगी, लेकिन अब पुराने के तरीके की ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सपेक्टेड भी है कि ग्लोबलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन, और इम्पोर्टेंट है। इस पे गौर करिएगा और इसको प्रिपेयर भी करें इस वीडियो से, और देखते रहें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।